नाजरीन, धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। भाई धीरेजा, अब के मिलेगा हमारे छोरे को तारे चैनल पे? बाबा के मिलेगा भाई? जनाबे अली, धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे तलबा तालबात को मिलेंगी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हमारी नजरें जमी हैं नंबर्स पर। जी हाँ, नंबर्स कहानी बहुत पुरानी बात है। इस पे हमारा एक अलग से लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इसमें हम देखेंगे कि नंबर्स कहाँ से शुरू हुए, किसने दिए ये नंबर्स, कौन लाया ये नंबर्स, अरे कहाँ से आए ये नंबर्स। हर बात का जवाब आपको तसल्ली बख्श मिलेगा इंशाल्लाह। मैं हूं ना आपके साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर्स के हवाले से। नंबर्स में देखिए कि नंबर्स क्या है। ਭਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ फ्री मैथ पढ़ाओगे? जी हाँ जनाबे अली, परेशान ना हो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, बॉयज गर्ल्स दोनों को मिलेंगे धीरेजा एकेडमी के चैनल पर फ्री, बिल्कुल फ्री लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हमारे पास ये क्वेश्चन था जी, ये हमने देखा 11 PN 11 10 9, प्रोडक्ट ऑफ 11 10 9। आप 11 PN को NPR के फार्मूले से इसे आप ओपन कीजिए। आपको याद है ना NPR क्या फार्मूला था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है, आपको ये फार्मूला याद है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है, इधर भी हम फैक्टोरियल बना लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं वहाँ भी फैक्टोरियल बना लें। इसका फैक्टोरियल कंप्लीट कैसे करेंगे? कोई आइडिया आपके जहन में आता है? आप सोचिए, मैं ज़रा आपको बताता हूँ। सोच रहे हैं? सोच लिया? क्या करेंगे जी? हम यहाँ पर 11 से लेकर 1 तक जाना चाहिए था, कंसेक्टिव 11 10 9 8 7 अप टू सो ऑन 1 तक। तो ये 11 फैक्टोरियल बनेगा। 9 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 8। तो आप क्या करेंगे? आप इसे 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है कि आपने क्या किया? 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि ये फैक्टोरियल फॉर्म में आप ले आएँ। अब आप फैक्टोरियल फॉर्म में लाने के लिए आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। 8 फैक्टोरियल 8 से लेकर 1 तक, प्रोडक्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 से आगे 9 10 11। तो अब ये हम ये जान सकते हैं, यकीनन आपको पता है, ये 11 फैक्टोरियल और ये क्या आया? 8 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अब जब दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ रही हैं, यहाँ इस तरफ क्या आ रहा है? इस तरफ आ रहा है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस n फैक्टोरियल। यकीन ये आपके पास आ रहा है। और अब आप देखिए ये इक्वेशन है, और इक्वेशन में 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये यूँ कैंसिल हो सकता है, और न्यूमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में फिर इक्वल है, इक्वलिटी है। लिहाजा हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। कंफ्यूज तो नहीं है? बहुत आसान। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक रूल याद आ रहा होगा। याद आ रहा है? वो क्या है कि इफ़ x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, देन तब क्या होता है? x इज इक्वल टू y। समझे मेरे भाई? x इज इक्वल टू y। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? जब दो फैक्टोरियल वाली वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं, तो फैक्टोरियल फ्री जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी आपस में
इक्वल होती हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ आप अलाउ कर रहे हैं 11 माइनस n इज इक्वल टू 8। किस चीज़ का कर रहे हैं, वेट, क्योंकि 8 को ले आए इधर, इधर से हो जाएगा उधर। आप देखिए कि यहाँ पर आ गया 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n, और अब आपके पास n आ चुका है नाज़रीन। 11 माइनस 8, 9, 10, 11, 3, so n is equal to 3 या 3 is equal to n is equal to 3 and we are free. Yeah. डिफरेंशिएशन में हम बात कर रहे थे एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मेथड। आपको पता है एब इनिशियो से क्या मुराद है और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? आप सोचें, हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं एक है फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। 4 स्टेप्स हमारे पास हैं एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मेथड पे। अभी आप इधर तवज्जो दीजिए, एब इनिशियो के बारे में मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वो 4 स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप हमारे पास है स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट। स्मॉल चेंज आमतौर पे ज़्यादा बेहतर है। वो क्या है कि y अगर वेरिएबल है तो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y। ये डेल्टा जैसे हमारे यहाँ d है, इसी तरह से ये ग्रीक वर्ड है, लातीनी ज़बान का ये लफ्ज़ है, लेटर है डेल्टा। ये जैसे हमारे ABC है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। आप देखते हैं ABC कैपिटल A, कैपिटल B, ये स्मॉल और कैपिटल है। इसी तरह से ग्रीक लेटर्स में भी डेल्टा स्मॉल और कैपिटल है। आप जानते हैं इसे भी डेल्टा कहा जाता है। ये कैपिटल में आ जाता है और ये डेल्टा स्मॉल में आ जाता है। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन में एक मैंने इजाफा कर दिया। बात कर रहे थे y प्लस डेल्टा y, तो इधर वेरिएबल कौन सा है? x। f तो फंक्शन है, तो इधर आप x वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट करेंगे या चेंज करेंगे x प्लस डेल्टा x, और इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2। ये पहला हमारे पास स्टेप हो गया एब इनिशियो मेथड का फर्स्ट स्टेप, जिसे हम आम ज़बान में एडिशन कह लेंगे और अपनी याददाश्त के लिए। सेकेंड स्टेप में हम पहुंचते हैं, वो है सब्ट्रैक्शन। आप ये करेंगे जो इंक्रीमेंट के बाद, जो चेंज के बाद जो नई इक्वेशन है, इसमें से प्रीवियस माइनस कर देंगे। किस तरह से? y प्लस डेल्टा y माइनस y इज़ इक्वल टू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से आप राइट हैंड साइड माइनस कर देंगे। हुआ क्या? सेकेंड माइनस फर्स्ट आपने कर दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन यहाँ हो सकती है तो आप सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में आपके पास मिला डेल्टा y, इधर एज इट आ गया तो एज इट आप लिख देंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। 2 स्टेप हो चुके। फर्स्ट स्टेप हमारे पास था एडिशन, सेकंड स्टेप सब्ट्रैक्शन, और अब थर्ड स्टेप की बारी है जिसे कहते हैं डिवीजन। अब y किस पे डिपेंड कर रहा था? x पर, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इस्तेमाल से आपने डिवाइड करना है। डेल्टा यहाँ x है तो डेल्टा x पे आप डिवाइड करेंगे, यहाँ आप t होगा तो डेल्टा t पे डिवाइड करेंगे, यहाँ u होगा तो डेल्टा u पे डिवाइड करेंगे। इंडिपेंडेंट के हिसाब से आपने इसके डिवीजन करनी होती है। तो अब हम डिवाइडिंग बाई डेल्टा x करते हैं जी, डेल्टा y डिवाइडिंग बाई डेल्टा x। यहाँ पर भी यही हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडिंग बाई डेल्टा x। एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि यहाँ आपने इसे तो सिंप्लीफाई नहीं किया, फंक्शन का हमें नहीं पता कि फंक्शन कौन सा है, साइन है, कॉस है, टैन है, सीकेंट है, स्क्वायर है, क्यूब है, कौन सा फंक्शन है। अगर वो फंक्शन होता तो हम उसे सिंप्लीफाई करते। यहाँ फंक्शन का आइडिया नहीं, तो हम इस फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करें? ये एज इट आ गया।
ये हमारे पास 3 स्टेप्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। और उसके बाद चौथा स्टेप होगा, कहा जाता है कि अपनी लिमिट में रहिए, हद में रहिए। यहाँ पर भी लिमिट जो है वो हम अप्लाई करेंगे कि लिमिट कौन सी अप्लाई करनी है। अब मैं स्टेप शार्ट करने के लिए इधर ही मैं कर रहा हूँ लिमिट का इस्तेमाल। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट हम अप्लाई करते हैं क्या कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। बिल्कुल यहाँ पर भी आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। अब इसके बाद यहाँ तक आप पहुँच गए। अब डेरिवेटिव के 4 स्टेप्स पूरे हो चुके। यहाँ 4 मैथमेटिशियंस जो है वो मैदान में आ गए और उन्होंने कहा जी हमें, क्योंकि डेरिवेटिव्स पे बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो एक मैथमेटिशियन आया, उसने कहा इसे शॉर्टली कैसे लिखें। कहने लगा आप इस पूरी चीज़ को लिमिट्स मैथ आप इसे उसने कहा लिखें dy बाई dx, और इधर कहा बिल्कुल आप ऐसे लिखें df ओवर dx। कहा ये क्या है, कहा पढ़े इसे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और f डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। पूछा जब नाम तो बताते जाएं। कहा नाम, मेरा नाम है लेबनीज। क्या नाम है? लेबनीज। ये वो लेबनीज मैथमेटिशियन थे, देखें वो लेबनीज, हाँ ये लेबनीज ने कहा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गए। उन्होंने कहा लेबनीज की बात भी सुन ली, थोड़ी सी मेरी भी सुन लीजिए। सुनाएं भी आप, आपकी बात भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा इस चीज़ को आप ऐसे लिखें, कैसे? y डॉट ऑफ x इज इक्वल टू f डॉट ऑफ x। x को आप नीचे लिख दीजिए, ऊपर भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन f डॉट ऑफ x सिमेट्री के हिसाब से ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ये f डॉट ऑफ x डॉट एक नुक्ता सा। कौन हो तुम? कहने लगा जी मैं वो हूँ जिसके ऊपर सेब गिरा था, मैं वो हूँ जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा था ले जाओ इस नहीफ कीड़े को, ये बच नहीं सकता। दुनिया ने फिर उसे न्यूटन के नाम से जाना। कौन? न्यूटन। जी हाँ, न्यूटन की ये नोटेशन है f डॉट ऑफ x, इधर से y डॉट ऑफ x। पढ़ेंगे कैसे? डॉट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हम पहुँचे, एक और मैथमेटिशियन ने कहा ठहरे ठहरे ठहरे, मेरी बात भी सुन लें। हमने कहा जी उसकी भी सुन लेते हैं। उसने कहा कि आप इन दोनों की तो सुन चुके, मुझे भी तो टाइम दीजिए। पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? कहने लगे ये देखिए मेरी भी नोटेशन देख लीजिए, आप ऐसे लिखें आप y प्राइम ऑफ x, इधर आप लिखें f प्राइम ऑफ x डैश डैश गिरी। उसने कहा जी आप y डैश ऑफ x f डैश ऑफ x, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, उसने ऐसे नहीं कहा था। y प्राइम ऑफ x f प्राइम ऑफ x। पूछा ये पढ़ेंगे कैसे? कहा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। कहा आपका नाम क्या है? वो देखिए ये साहब हैं। कौन भला? कहा मेरा नाम है लेग्रैंज। क्या नाम है? लेग्रैंज। उसके बाद एक और आखिरी मैथमेटिशियन ने कहा सबकी जब सुन ली तो मुझे भी सुन लीजिए। कहा सुनाइए आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी आप एक ये नोटेशन भी देख लीजिए, कैपिटल डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स। पूछा भाई ये क्या है? ओ भाई ये क्या है? कहने लगे पढ़ें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। कहा नाम तो बता दो। कहा मेरा नाम है काउची, काशी भी कहते हैं, CAUCHY काशी। ये देखिए हाँ ये है काशी। और काशी ने कहा ऐसे लिखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ सवाल करते हैं कि हम इतनी सारी तो लिखते नहीं हैं, तो ये क्या मसला है? देखिए मोस्टली हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं जैसे डेल्टा की यहाँ, और हायर क्लासेस में हम वो डेल्टा ये वाला यूज़ कर देते हैं। आपको पता है ना, ये वाला यूज़ कर जाते हैं। तो ये इसी तरह से हायर क्लासेस में हम कहीं ये यूज़ कर लेते हैं, कहीं ये, लेकिन इंटरमीडिएट में हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो मोस्टली हम ये यूज़ करेंगे लेबनीज़ की। और याद रखिए बटे की फॉर्म में है तो लेबनीज़ है, बी फॉर बटा, जुगाड़ लगाएं लेबनीज़। और ये जनाब हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये लेग्रैंज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेग्रैंज की। मियाँ तुम भी ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं, ये वक्त आने पे बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम कैसे ख़त्म हो गए। ये जनाब ये दो मोस्टली नोटेशंस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने लगे हैं रिलेशन की। रिलेशन
ताल्लुक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स के हवाले से लोगों को सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, हालांकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। आज मैं आपको एक बात करूंगा रिलेशन की। रिलेशन मैथमेटिक्स में अक्सर यूज़ होता है, रिलेशन 1 to 1 रिलेशन, 1-1 रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन, ऑन टू रिलेशन, इन टू रिलेशन, बहुत सारी इसकी अकसाम हैं। बहरहाल हम 1 by 1 सारी चीज़ें, सारे रिलेशंस के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल्ड भी हम देखेंगे और देखेंगे लोगों ने जो आपको डराया हुआ है मैथमेटिक्स से, डरना नहीं। हम आपको मैथमेटिक्स आसान तरीन करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 to 1 रिलेशन के हवाले से। जी हाँ, 1 to 1 रिलेशन, जैसे मियाँ बीवी का रिलेशन है, बेटे और बाप का रिलेशन है, बहन और भाई का रिलेशन है, उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन है। ये 1 to 1 रिलेशन की मैं बात करने वाला हूँ। नॉन एम्प्टी सेट है सेट ए, इसके एलिमेंट्स हैं A, B and C। 3 एलिमेंट्स हैं। एक और सेट हम ले लेते हैं, इस सेट का नाम है B, X, Y and Z। हम A का रिलेशन बनाते हैं X के साथ, B का रिलेशन हम बनाते हैं Y के साथ और C का रिलेशन हम बनाते हैं Z के साथ। इसको हम कहते हैं 1 to 1 रिलेशन। क्या कहते हैं? 1 to 1 रिलेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, वेल डन। कौन कहता है कि मैथ मुश्किल है? बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, मैं आपको डेली लाइफ पे लेके चलता हूँ। आइए नाजरीन, आप देखिए, इसे हम क्या कह रहे थे? हाँ, मैं याद दिहानी के लिए 1 to 1 रिलेशन कह रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही पहचाना। आप तो माशाल्लाह माहिर हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेब। आजकल सेबों का ज़माना है और सेब कौन खाना पसंद नहीं करता। तो सेब, आप एक एप्पल लेते हैं और आप उसे जूसर मशीन में डालते हैं। जूसर मशीन में डालें और उसके बाद देखिए जूसर मशीन आपको क्या देगा। आपको एप्पल जूस रिजल्ट के तौर पर। इनपुट क्या है? एप्पल। आउटपुट क्या है? एप्पल जूस। को एप्पल पसंद नहीं है, आप स्ट्रॉबेरी ले लीजिए। स्ट्रॉबेरी को आपने जूसर मशीन में डाला। जब आपने जूसर मशीन में डाला, जी हाँ, आपको स्ट्रॉबेरी जूस मिलेगा। और आप एक और मिसाल ले लेते हैं, किसी को ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज आप जूसर मशीन में डालिए और उसके बाद जूसर मशीन आपको हैरानगी में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो ऑरेंज जूस प्रोड्यूस करेगा। आउटपुट, देखिए यहाँ पर एक बात, हम मैथमेटिक्स की बात भी कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट। आउटपुट डिपेंड करती है इनपुट पर। आउटपुट किस पर डिपेंड करती है? इनपुट पर। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। उर्दू वाले भी कहते हैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं भाई। हाँ, मैथमेटिक्स की बात है। अगर तुम मेहनत करोगे, ये इनपुट है, तो पास हो जाओगे। ये आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट के दरमियान ये जो ताल्लुक है, इसे रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ये रिलेशन थोड़ा सा जवान होगा, बड़ा होगा और फिर ये फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फंक्शन। उसके बारे में हम आगे बढ़ के बात करेंगे। आपने कभी सोचा कि आप सेब डालें जूसर मशीन में और जूसर मशीन आपको करिश्मा दिखाए और आपको ऑरेंज जूस दे दे? हो सकता है वो कोई एक आमिल, नागी, बाबा और इस किस्म के बाबे बीबे, ये तो ऐਵੇਂ लोगों को पागल बना देते हैं। ये तो ऐसे आपको चक्कर दे देंगे, पर जूसर मशीन आपको चक्कर नहीं देगा। जूसर मशीन आपको क्या करेगा? एप्पल डालेंगे, एप्पल जूस देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल। कि आप इनपुट एप्पल है, आउटपुट ऑरेंज जूस आ जाए, इम्पॉसिबल। तो इनपुट पर आउटपुट डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने एप्पल जूसर मशीन में डाला और उसने आपको मार डाला। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जूसर मशीन ने आपको स्ट्रॉबेरी जूस दे दिया। करिश्मा? ना, ऐसा करिश्मे नहीं होते नाजरीन। साइंटिफिक बात कीजिए, लॉजिक की बात कीजिए, आपको स्ट्रॉबेरी जूस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है ये 1 to 1 रिलेशन नहीं होगा। सोना अंग्रेजा साहब, वो मेरे बाल जो नामी दामी पढ़दे उन्हां दे बारे तो सोचो। हाँ जी जी, उन्हां दा भी सोचो। जी बिल्कुल। 9th और 10th के बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1। आज का हमारा क्वेश्चन है ये।
जी, आज हमारा ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने ए, बी, सी और डी आपसे कहा है कि फाइंड आउट कीजिए। याद रखिए ये दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस कहा जाता है। ये दो मैट्रिसेस हैं और आपको अर्लियर ये बताया जा चुका है कि दो मैट्रिक्स कब आपस में बराबर होते हैं। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। Two matrices are said to be equal if they satisfy two conditions. दो मैट्रिक्स आपस में उस सूरत में बराबर होते हैं जब वो दो शराइत पूरी करते हैं। नंबर 1, their order must be same. उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें एक रो, दो रो, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अब सेकेंड मैट्रिक्स में आप देखें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स 2x2 है, ये मैट्रिक्स भी 2x2 है, ऑर्डर सेम है, लिहाजा ये मैट्रिक्स पहली कंडीशन पूरी करता है। क्योंकि उन्होंने ये गिवन है, ये उन्होंने दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इक्वल हैं, इनके ऑर्डर तो सेम है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। उर्दू में कहते हैं मुतनाज़रा अरकान आपस में बराबर होने चाहिए। ये क्या कहना चाहता है? देखिए, ये पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है a प्लस सी। मैंने यहाँ से लिया a प्लस सी। जब मैंने a प्लस सी लिया इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इस पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। हम देते हैं इसे नाम इक्वेशन नंबर 1 का, बिल्कुल। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास बिल्कुल इससे नीचे लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? c माइनस 1 इज इक्वल टू सेकेंड। इसमें ये देखें, ये एलिमेंट है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, और ये एलिमेंट है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, ये इसके इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू 3। और अगर हम यहाँ से देखें, दिस इम्प्लाइज दैट, इससे ये जाहिर होता है, क्या जाहिर होता है नाजरीन? c इज इक्वल टू -1, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, बिल्कुल। तो इसकी हो गई बस, क्योंकि 3 + 1 ऐसे होगा। नाजरीन आप देख रहे हैं, मेरे मोहतरम और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, c इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3 + 1 4। यस, तो इंतजार ना कीजिए, आपके पास c इज इक्वल टू 4 आ चुका है। एक आपके पास आंसर आ गया, बाकी रह गए 3। हम पहले जो आसानी से वैल्यूज निकल सकती हैं हम वो कर लेते हैं। आपके पास c आ चुका है और यहाँ a प्लस c आया हुआ है। आप c की वैल्यू इसमें पुट कर दें। आगे मैं इसमें लिख देता हूँ कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, c की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? a। आपने a प्लस आगे c की वैल्यू रख दी 4। और ये देखिए, इंतजार नहीं करना पड़ेगा मोर, क्योंकि आपने देखा और a आपके पास क्या मिल गया? a इज इक्वल टू -4। कोई अगर कंफ्यूज है भाई, आप किसी भी इक्वेशन में कोई किसी वैल्यू को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो उसका सिंबल, उसका साइन, उसकी अलामत चेंज हो जाती है। नेगेटिव नहीं हो जाती, चेंज हो जाती है। वो कैसे? अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर इस तरफ है हमारे पास तो हम शिफ्ट करेंगे, जैसे यहाँ +4 था उधर जाके -4, अगर यहाँ -4 होता तो उधर जाके क्या हो जाता? +4। बिल्कुल सही है। तो जनाब, 2 वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, बाकी रह गई 2, और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में a + 2b। हम क्योंकि a + 2b के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या होता है। a + 2b उधर देखिए, इसी लोकेशन पर, इसी सिचुएशन पर, इसी पोजीशन पर क्या है? -7। बिल्कुल सही है, आपने सही पहचाना, -7। कहीं हम a मालूम तो नहीं कर चुके हैं? अच्छा, देखिए a मालूम कर चुके हैं, -4। तो क्वेश्चन अब आपको नहीं करेगा बोर, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे आप -4 प्लस क्या आएगा? 2b, और यहाँ पर -7 जैसे लिखा था वैसे लिखा जाएगा, और -7 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। बिल्कुल, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस।
तो सवाल ये 2b वाला होने वाला है, इसकी होने वाली है बस -7 + 4 और आपके पास यहाँ पर क्या आया 2b is equal to -3 and b is equal to -3/2 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवीजन में चला जाएगा और इसे आप लिख सकते हैं -1.5 क्योंकि 3/2 -1.5 होता है। यहाँ तक आप पहुँच गए, थोड़ा सा और आप मेहनत करेंगे। देखिए आखिरी की तरफ चलते हैं, लास्ट की तरफ हम चलेंगे। आखिर में क्या है, आखिरी एलिमेंट पे हम चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4d और -6 भाई किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है 2d के। किसके इक्वल आ रहा है 2d। और आप देखिए 2d हो या आपके पास मेहरान हो तो आप वो बंदा परेशान ना हो। बस आप देखिए कि यहाँ 4d और हमें d चाहिए, 2d को हम यहाँ ले आएंगे तो -2d। याद रहे माइनस क्यों आया, हाँ ये इस तरफ आया तो प्लस का था माइनस हो गया, -6 उधर जाके क्या हो गया +6। बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हैं। और अब देखिए अब क्या होने वाला है 4d - 2d। इतनी तो आपको गिनती आती है कि 4 में से 2 तो बाकी बच गया 2 और यहाँ क्या आ गया 6 और आप छक्का लगा चुके हैं। नाजरीन आप देखिए मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स, आप देखिए d is equal to 6/2। 12 नहीं हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना, खुदा के बंदो क्या करना है, डिवाइड 6/2। ये तो आम छोटी क्लास के बच्चे को पता है कि 6/2 3 और हम हो गए इस क्वेश्चन से फ्री। आपके पास यहाँ पर आंसर्स आ चुके हैं। कौन से, आपके पास आंसर आया C is equal to 4, A is equal to -4 and B is equal to -1.5, D is equal to 3। इसे अरेंज करके लिख दें, ऐसे लिख दें, आपके पूरे नंबर यहाँ पे आएंगे। जी हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमारे पास आज का क्वेश्चन है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो उसे आप देखा करें क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म भूल तो नहीं गए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एक खास बात जो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो ये है कि x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। तो ना रहेगी क्वाड्रेटिक, वो कहते हैं ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो अब हम आगे देखते हैं, ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो कैसे करेंगे आपको तो पता है क्योंकि अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए। आप देख सकते हैं y, इसको इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, y into y, दिस इज इक्वल टू y² माइनस 5 into y, 5y। बिल्कुल सही, अब कोई y तो नहीं है, WHY नो। हाँ ये आगे बढ़िए और आगे देखते हैं। आगे बढ़ के हमारे पास अब क्या आने वाला है, मुझे कलर के हवाले से थोड़ा सा था। अब देखिए मैं हम ये इसमें आगे बढ़ जाते हैं। मैंने देखा कि इसको इधर ले आऊं तो मेरे पास ये आ रहा है 3y² माइनस ये y² इधर आके पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, -y² प्लस क्या आ गया 5y क्योंकि उस तरफ से इस तरफ आके और ये नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, साइन सिंबल उसका चेंज हो गया। और उसके बाद अब देखिए इक्वल टू 0। अब देखें कुछ अभी भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना। 3y² -y² कितना, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा 2y² एंड प्लस क्या आ रहा है आपके पास 5y, बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू 0। आप सही जा रहे हैं। अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन आता है, कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए और कॉमन लीजिए। बिल्कुल सही, आपने यहाँ से कॉमन लिया y कॉमन आया, यहाँ पे रिमेनिंग क्या हुआ 2y और यहाँ पे क्या गया +5 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट आ गया, फैक्टर बन चुके हैं। अब जब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो बेसिक रूल याद रखिए, कौन सा, if product of two values is equal to 0 then there are three possibilities, either first is equal to 0 or second is equal to 0 or both are equal to 0। या तो पहली वैल्यू 0 होगी या दूसरी 0 होगी या दोनों 0 होंगी, क्योंकि 0 एक ऐसा है जो हीरो को भी 0 बना देता है। आगे बढ़ते हैं,
जब वो उससे मल्टीप्लाई होता है। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इधर या आइदर, जो भी आप कहते हैं, वैसे इधर भी कहते हैं। अब यहाँ मैथमेटिक्स में इधर आइदर चल सकता है। y इज इक्वल टू 0 और फिर क्या किया, और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। थोड़ी देर में आप बन जाएंगे हीरो, क्योंकि आगे देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर आपने देखा कि 2y इज इक्वल टू -5 और इसके बाद यहाँ पर आप यकीनन y की वैल्यू पर आप देखेंगे -5/2। हाउ डू यू डू? और उसके बाद आपने लिखा एंड पे इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट, जी, SS मींस सोल्यूशन सेट। और सोल्यूशन सेट में क्या आ रहा है, एक वैल्यू आपके पास y की वैल्यू आ गई 0, कॉमा दूसरी y की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। नाजरीन और नाजरीन जाग रहे हैं? यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो चुका है। ये है सोल्यूशन सेट। जबरदस्त हो चुका आपका सवाल। तो मिलते रहिए हमारे साथ। वह भाई त्रिजा, हमारा छोटा शेर खान है ना, वो हर वक्त सोता रहता है। वो कैसे आपका मैथ की क्लास पढ़ेगा? वो इसके बारे में बताओ। खान से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो थ्रेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स और उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हमने बात की फंक्शन की, तो फंक्शन के हवाले से जब मैंने एक आम आदमी से, जब मैंने एक कॉमन मैन से पूछा कि फंक्शन क्या है, तो उसका जवाब था शादी ब्याह के फंक्शन को फंक्शन कहते हैं। सादा आदमी था, उसने इस अंदाज में बात कर दी। उसके बाद मैंने जब एक डॉक्टर साहब से पूछा कि फंक्शन क्या है, तो डॉक्टर साहब ने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हार्ट का फंक्शन, दिल का फंक्शन है टू पंप द ब्लड। उन्होंने फंक्शन को इस अंदाज में जो है वो रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जब मैंने बात की एक राइटर से कि आप फंक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, राइटर साहब बोले कि मेरे ख्याल में मेरे कलम का फंक्शन है लिखना। जब मैंने एक पायलट से पूछा कि जनाब फंक्शन आपकी नज़र में फंक्शन क्या है, तो पायलट बोले एरोप्लेन का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट। ये एरोप्लेन का फंक्शन उन्होंने कहा जी ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉमन लाइफ में फंक्शन के हवाले से हम लोगों की राय को अगर हम कलेक्ट करें तो वो क्या बनती है। लोगों ने कहा अ फंक्शन इज एन एक्शन टू फुलफिल नेचुरल पर्पस ऑफ समथिंग। नाजरीन, हम मैथमेटिशियन से पूछेंगे, आप बताइए आप इस फील्ड में क्या कहते हैं। 16th सेंचुरी में हमारे पास एक मैथमेटिशियन आए। जी हाँ, देखिए ये कौन है, रेनी डेकार्ट्स, फ्रेंच मैथमेटिशियन। उनसे जब हमने पूछा कि आप फंक्शन के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा टू डिस्क्राइब मैनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। और उसके बाद हम पहुंचे 50 साल के बाद, 50 years later हमने जहमत दी। जी हाँ, जानते हैं ये कौन है? गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज, जर्मन मैथमेटिशियन। लेबनीज की बात मैं कर रहा हूँ। उनसे हमने पूछा, जनाब लेबनीज आप बताइए फंक्शन के बारे में आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने ये कहा टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर। एक चीज, एक मिकदार का दूसरी पर इन्हिसार, उस इन्हिसार को बयान करना, उसे उन्होंने कहा ये फंक्शन है। हम अब आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही 18वीं सदी में हम पहुंच गए। 18th सेंचुरी में हम पहुंचे हैं नाजरीन। और 18th सेंचुरी में एक साहब आए। जी जानते हैं इसे? ओ, ये वो साहब हैं जिन्हें लिनार्ड ऑयलर कहा जाता है, यूलर नहीं, ऑयलर। हाँ, जिसे मजाक में इनके दोस्त काना देव भी कहते थे। क्या वजह? वजह यह है कि इन्होंने अपनी डेडिकेशन से इतना मैथमेटिक्स में ये इनका इन्हमाक था, ये इतना स्टडी किया करते थे कि एक आंख इनकी ज़ाय हो गई और लोग इन्हें वो एक आंख वाला जिन भी कहा जाते थे। साइक्लोप कहते थे, साइक्लोप ऐसा ही नाम था, साइक्लोप। तो ये जनाब हैं लियोनार्ड ऑयलर। ये स्विस मैथमेटिशियन है। लियोनार्ड ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया कि फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नोटेशन कैसे होगी। y इज इक्वल टू f of x।
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि अगर हम मैथमेटिशियंस की बात करें और मैथमेटिशियंस ने हमें मैथमेटिकली क्या दिया फंक्शन की डेफिनेशन, तो नाजरीन ये आपके सामने है। अब फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है। जैसे आमतौर पे रिलेशन होता है, बहन भाई का रिलेशन है, मियाँ बीवी का रिलेशन है, उस्ताद शागिर्द का रिलेशन है। इसी तरह से हम बात करेंगे रिलेशन की, तो उन्होंने कहा जी अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स to the set of outputs where each input is related to exactly one output। याद रखिएगा क्या मैं कह रहा हूं, where each input is related to only one output, one। जी हम इंशाल्लाह धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके बच्चों को 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इब्तदा में आपके बच्चों को मैथमेटिक्स के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह उसका हल मैं ज़रूर अपनी बिसात के मुताबिक लाजमी तौर पर दूंगा। और आपके बच्चों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जितने लोगों ने परेशान आपको करना था वो कर लिया। अब मैं आपको और आपके बच्चों को आसान तरीन अंदाज में मैथमेटिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, वो शॉर्टकट्स बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के बेहतरीन किस्म के आपको रिजल्ट्स कि कैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। पास पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा कि कंजूसी मत कीजिए, इल्म फैलाने से बढ़ता है। धरेजा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आपको हर वो वीडियो जो उस चैनल पर अपलोड होती है वो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। धरेजा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम बुक्स आपके लिए मौजूद हैं। आप इन बुक्स से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। धरेजा मैथमेटिक्स अब पूरे पंजाब भर में, इस्लामाबाद में, कश्मीर में अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह जल्द पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और होंगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन आप धरेजा मैथमेटिक्स आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप मैथमेटिक्स आसान देखना चाहते हैं तो आज ही धरेजा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए और मैथमेटिक्स को आसान पाइए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।